नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 253वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे अंदाज में और अलग लहजे में। जी हाँ, अब जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की पूरे दिन भर की कहानी तक, घर से निकलने तक, ऑफिस से लौटने तक, हर खबर आपके मतलब की होगी। तो कान खोलकर दिल लगा लीजिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं इस समय सोनाली राय। तो सोनाली, आज हम बात कर रहे हैं इस समय दिल्ली में और पंजाब में बाढ़ की स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है, बाढ़ ग्रसित राज्यों को एक बड़ी सौगात के रूप में इसे हम कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं एक राहत पैकेज। और सौगात मैंने इसलिए कहा सोनाली, क्योंकि जब कोई राज्य इस तरीके की आपदा से गुजर रहा हो, वहां पर इतनी बड़ी मदद मिलना, अब 1600 करोड़ रुपए पंजाब को मिलेंगे, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलेंगे, और ये ऐसे समय में किसी बहुत बड़ी सौगात से कम नहीं होता। किसी भी राज्य के लिए अगर राहत पैकेज मिल जाए तो वो एक सौगात की तरह ही लोग उसे देखते हैं कि चलिए ठीक है, हालांकि राहत पैकेज है। और दिल्ली और पंजाब में बाढ़ की स्थिति, राहत कार्य और आने वाले त्योहारों की तैयारियों की हम बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि मैंने बताया, कि पंजाब में आई भारी बाढ़ के बाद वहां के हालात का जायजा लिया। 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। ये रकम राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए से अलग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी, ताकि किसानों को राहत मिल सके। यानी कि बसंत, किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही साथ जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। बिल्कुल सोनाली, बिल्कुल सही कहा आपने, किसानों को एक बड़ी राहत है। और क्योंकि सोनाली, आप भी काफ़ी दिन से मॉनिटर कर रहे हैं, हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दौरा किया हिमाचल प्रदेश का, जब कल दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण वो कर रहे थे और सारी व्यवस्थाओं को वो देख रहे थे कि नदी का पहले क्या रूप था, ये उन्हें बताया गया। उसके बाद जब बाढ़ आई तो उसके बाद क्या रूप रहा। दिल्ली से ट्रकों को रवाना किया गया, दिल्ली से राहत सामग्री भेजी गई है। और साथ ही इसी बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए आयामी योजना की जरूरत है। इसमें कई पहलुओं पर काम किया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण होगा, टूटी सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत होगी, स्कूलों का दोबारा निर्माण होगा, और साथ ही साथ पशुओं के लिए मिनी किट्स भी यहाँ पर अरेंज किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है कि बाढ़ में जिन लोगों की मौत हो गई है, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि सोनाली, जब कोई राज्य इस तरीके की आपदा से गुजरता हो और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इतनी बड़ी राहत देना, मुझे लगता है कि राज्य के जो लोग हैं उन्हें एक उम्मीद मिलती है कि हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार हमारे साथ है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस तरीके का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात भी की और उन्होंने उनसे उनकी समस्याएं भी जानी, और साथ ही साथ उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दी है, इस राहत पैकेज दिया उन्होंने। और इस दुख की घड़ी में कहेंगे, क्योंकि पंजाब पूरी तरीके से बाढ़ में इस वक्त बह रहा है, लोग वहाँ पर परेशान हैं, और इस वक्त उन्होंने इतना बड़ा राहत पैकेज दिया है तो लोगों को बड़ी राहत मिली है। खासतौर पे जो पंजाब में जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी राहत है। बिल्कुल। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरदासपुर में बाढ़ की समीक्षा बैठक की है। स्थानीय लोगों के साथ राहत कार्य में लगे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अब जो लोग प्रभावित हुए हैं, केंद्र सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पंजाब में इस बाढ़ से अभी तक 51 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और सोनाली, जो ये फसलें बर्बाद हुई हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान यही होता है जब आप कोई फसल लगाते हैं, क्योंकि किसान अपने खून पसीने से सींचते हैं।
अपनी फसल को। उनकी साल भर की कमाई उनकी साल भर की कमाई होती है और उसका इतना ध्यान रखते हैं। और ये कहा भी जाता है कि कोई भी किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है, अपने बच्चों की तरह बड़ा करता है, और उस पर ऐसे मौसम पानी फेर दे, प्राकृतिक आपदा आए और पानी फेर के चली जाए, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और राज्य सरकार तो सहयोग कर ही रही है, केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज अब आ चुका है। और मेरी सहयोगी सोनाली तो पहले भी ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ज़रूर दौरा करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया भी। और आपने जो कहा था वो सही हुआ कि राहत पैकेज अब मिला है और राहत अब एक मिल रही है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार के मुताबिक कुल 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, राज्य सरकार ने जो बताया, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित गुरदासपुर जिला हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जहां 329 गांव में बाढ़ का असर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार इस कठिन समय में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया है कि दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी और जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें घरों में बसाने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि दिल्ली सरकार भी लगातार जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, खास करके जो निचला इलाका है, उसमें लगातार उन्हें राहत देने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। बिल्कुल सोनाली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि जब किसी भी प्रदेश में इस तरीके की कंडीशन बनती है, इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, तो उन लोगों की एक उम्मीद होती है, क्योंकि लोग सबसे पहले अपने प्रशासन को देखते हैं, अपने शासन को देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि हमें कोई उम्मीद है कि प्रशासन हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम इस समय बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये दर्द केवल वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस बाढ़ में अपने घरों को खो दिया, अपने पशुओं को खो दिया। यहाँ तक कि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों तक को खो दिया। ऐसी तक परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज दिया गया है वो लोगों को वापस तो नहीं ला सकता, क्षतिपूर्ति तो इतनी नहीं कर सकता, लेकिन एक राहत उसके बाद भी कम से कम लोगों को रहेगी। अब देखने की बात है कि अब घोषणा तो की गई है, धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। क्योंकि मेरी नज़र में, सोनाली में बात करूं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर कोई घोषणा कर देते हैं, अगर आप किसी योजना को लेकर कोई अनाउंसमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक वो धरातल पर ना जाए, जब तक लोगों को उसका फायदा न मिले, जब तक वो अधूरी है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सोनाली, आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारें जो हैं वो कागजों पे तो काम कहीं ना कहीं कर देते हैं, लेकिन जब धरातल की बात आती है, ऑन ग्राउंड बात आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत देरी हो जाती है। और बीच में देखा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लूप्स बीच में देखने को मिलते हैं। हाँ, ये देखने को मिलता है कि सरकार ने तो भाई घोषणाएं कर दी, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो बीच में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो करप्शन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो प्रभावित लोग हैं उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, देरी से पहुंचती हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को कि जो हमने घोषणा की है वो धरातल तक पहुंचे। और जैसा कि बात आपने कही है, अब ये एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान जरूर देगी कि जो हमने घोषणा की है वो धरातल तक पहुंचे, लोगों को फायदा मिले। तो ये तो हमने बात की पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है, केंद्र की तरफ से जो राहत पैकेज दोनों राज्यों को दिया गया, दोनों राज्यों को दरकार भी थी, कोई दो राय नहीं। तो सोनाली, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है, पूरी दुनिया जानना चाहती है नेपाल की स्थिति के बारे में। नेपाल की स्थिति के बारे में, जब नेपाल की संसद को जला दिया गया, जिस संसद से पूरे देश को चलाया जाता है, जिस संसद में पूरे देश को संचालित करने के लिए कानून निर्माण होता है, उस संसद को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की स्थिति की बात हम करने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो देखे कि आखिर नेपाल में क्या चल रहा है। नेपाल में इन दिनों हालात बेहद ज्यादा खराब है। एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जेनजी आंदोलन इसका नाम है, जिसने धीरे धीरे इतना उग्र रूप ले लिया कि उसकी ज्वाला ने पूरे नेपाल की सत्ता को अपने आगोश में ले लिया। नतीजन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तक को, सोनाली, इस्तीफा देना पड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जेन जी प्रोटेस्ट इसे कहा जा रहा है। जो जेन जी, वहाँ पे सोशल मीडिया बैन हुआ, जिसकी वजह से जेन जी सड़कों पर आए, संसद तक घुसे और उन्होंने वहां पर आगजनी की। और ये आग इतनी फैली कि वहां के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा और साथ ही साथ कैबिनेट के मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है। और ऐसी स्थिति
देखा जाए तो श्रीलंका में 2022 में सेम स्थिति थी, बांग्लादेश में 2024 में यही तस्वीर देखने को मिली। तो भारत के जो पड़ोसी देश हम कह सकते हैं, उनमें स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, चाहे वो नेपाल हो या फिर उसके पहले श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। बिल्कुल। और इस आंदोलन में अब हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। और लोग जो है, खास तौर पे युवा, जिन्होंने सोशल मीडिया बैन को लेकर के इतना बड़ा प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया। सोचिए, बसंत कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात तो है, लेकिन हमारे दर्शक और हम इस समय बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों को अपडेट्स तो हम दे ही रहे हैं, और क्योंकि हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर खबर से रिलेटेड आपका कोई सवाल, तो उसका जवाब हम देंगे। तो अब हमारे दर्शक भी हैं, और हमारे दर्शक यानी कि आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सोनाली, आप भी इस बारे में सोचिएगा कि अगर युवा, ये वहाँ के युवाओं की मांग ये है कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए हमारा देश, हमारा देश विकसित हो जाए, हमारा देश विकास के राह पे आगे बढ़े, डेवलप। लेकिन ऐसी मांग कि भ्रष्टाचार से मुक्ति आप चाहते हैं, अपने देश को विकासशील आप बनाना चाहते हैं, तो आखिर कैसे आप अपने देश की संसद में आग लगा सकते हैं? कैसे आप राष्ट्रपति भवन को आग लगा सकते हैं? सड़कों पर तोड़फोड़ आप कैसे कर सकते हैं? मेरा एक सवाल, एक सीधा प्रोस्पेक्टिव कंसर्न ये है यहां पर सोनाली, कि एक युवा जिसके मन में अपने देश के प्रति एक डेवलपमेंट की चाहो, मेरा देश डेवलप बने, आखिर वो युवा कैसे अपने देश की संसद को फूंक सकता है? मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। और केपी शर्मा ओली ने तो कर ये तक कहा कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया पूरा हिंसात्मक प्रदर्शन है। सब जो सारी चीजें वो सुनियोजित तरीके से हुई हैं और प्री प्लान्ड है, और शरारती तत्व, अराजक तत्व इसके पीछे। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। अपने देश के युवाओं को वो उस समय कंक्लूड कर रहे थे कि हमें विश्वास था कि बच्चे हमारे पास आएंगे, हो सकता है कि उनका विरोध हो किसी फैसले को लेकर, शांति के साथ बात रखेंगे। लेकिन जो आंदोलन हुआ उसने पूरे नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया। और यही आंदोलन देखने को मिला था श्रीलंका में, जब वहां पर राष्ट्रपति आवास में किस तरीके से प्रदर्शनकारी घुस आए थे। वो तस्वीरें ताजा होती हुई कल नजर आई, जब नेपाल की तस्वीरें ये जो नीचे चल रही हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। श्रीलंका में आरक्षण के खिलाफ जब मुद्दा उठा, आरक्षण के खिलाफ वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला, शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंका। और अब केपी शर्मा ओली कल इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री रमेश लेखक का इस्तीफा है, उसके बाद तमाम मंत्रियों के इस्तीफे की खबर आती रही, उसके बाद खबर ये आई कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, यानी कि पूरी सरकार भंग हो गई। और सोनाली, जब किसी देश में इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, और हमने जब सोशल मीडिया पे अपने दर्शकों से बातचीत की थी, तो हमने उस समय भी जानकारी दी थी कि जब इस तरीके की तस्वीरें किसी देश में बनने लगे तो एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। और राजनीतिक अस्थिरता, देखिए अब सरकार ही नहीं है, सेना के हाथ में कमांड है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरीके का तख्ता पलट जो है वो कहीं ना कहीं गलत भी। और इस तरीके से युवा सड़कों पर हैं, संसद में घुस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसके बाहर वो लोग आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और एक देश के युवा, शायद उन्हें किताब कॉपी में ज़्यादा अपना ध्यान देना चाहिए। वो सोशल मीडिया से क्या इतने प्रभावित हैं कि उन्हें आगजनी करना पड़े, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े, और देश की जो सरकार है वो पलट जाए, तख्ता पलट हो जाए, पूरा के पूरे जो कैबिनेट मंत्री हैं और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़े। क्या ये इतना उग्र हो सकता है, एक सोशल मीडिया बैन? ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। हालांकि चलिए ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं कि सरकार ने गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से बिहेव करेंगे। और यहाँ पर नेपाल में हालांकि जो हुआ, जेनजी लगातार ये कह रहे हैं कि ये महज सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए प्रदर्शन हम नहीं कर रहे, ये भ्रष्टाचार चल रहा है। हर एक चीज के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कोई काम आपको करना है, कोई काम आप करना चाहते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कोई आधिकारिक काम करना है, उसके लिए आपको घूस देनी पड़ेगी। ये बातें कल सामने आई। कल जब वहाँ से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी, वहाँ के लोगों के, लोकल लोग जो लोकलाइज वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों की जब बातें सामने आई, तो वो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर घूसखोरी है, करप्शन ज़्यादा है, और हमारा ये जो आंदोलन है वो करप्शन के खिलाफ है।
लेकिन करप्शन के खिलाफ अब सोनाली आप ये बात सोचकर देखिए, आप हैं या फिर मैं हूं, मैं अपने देश में करप्शन खत्म करना चाहता हूं। सबके मन में आस होती है, आपके मन में भी, हमारे मन में भी, कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देशवासी अपने देश के प्रति यही सोच रखता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, मेरा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। सरकार की तरफ से अगर कोई गलत निर्णय लिया गया है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कम आम लोग प्रभावित ना हो और ज्यादा प्रभाव व्यवस्थाओं पर न पड़े। लेकिन यहां पर आखिर क्या हुआ? संसद को फूंक दिया, राष्ट्रपति आवास को आग लगा दी, कांग्रेस नेता जो है वहां पर उनके घरों को फूंक दिया गया, और साथ ही दौड़ा कर वहां पर मंत्रियों को पीटा गया है। ये वहां की सच्चाई है आज के समय में। और इस आंदोलन में अब हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और खून खराबा अभी तक देखने को मिला। कब और कैसे शुरू हुआ आंदोलन? पहले बात करते हैं कि ये आंदोलन आखिर शुरू कब हुआ और क्यों। करीब 2 हफ्ते पहले नेपाल में जनजी नाम का एक छात्र और युवा वर्ग का आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन की शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर बैन के जरिए। वहां की सरकार की तरफ से बैन लगाया गया, जहां पर युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकारी विफलताओं, नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। और धीरे धीरे ये आवाज सोनाली सड़कों पर पहुंची, और उसके बाद लोगों को यह लगा कि देश में बदलाव लाने का यही वक्त है और सही वक्त है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे गुस्सा भी बढ़ता चला गया। और जो एक मांग थी कि सोशल मीडिया पर बैन हटाया जाए, वो मांग तब्दील हो गई कि अभी सरकार को ही हटा दिया जाए। और उसके बाद क्या हुआ सोनाली, मैं चाहता हूं कि आप बताएं। और अब यही आंदोलन हिंसा में बदल चुका है। क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं वो घटनाएं जिन्होंने नेपाल को हिलाकर रख दिया। नेपाल के काठमांडू के महाराजगंज पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में एक डीएसपी और एक अन्य पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। बाकी पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, वहां से भाग के। भीड़ ने पुलिस थाने को पूरी तरह से घेर लिया और पत्थरों से हमला किया। वहीं पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगा दी गई। आंदोलनकारियों ने नेपाल के संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी आग के हवाले कर दिया। बिल्कुल, और देर रात तक इस इमारत में आग लगती रही। इसके बाद बात अगर करें तो नेशनल कमर्शियल बैंक को फूंक डाला, और ये एक घटना जिसने सभी को यहाँ पर हिलाकर रख दिया। और साथ ही स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट पर हमला कर दिया गया, जहां से न्याय सुनिश्चित किया जाता है, वहां पर हमला कर दिया गया। स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में आग लगा दी गई। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर कांतिपुर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आगजनी को अंजाम दिया गया, अराजकता देखने को मिली। साथ ही साथ बात अगर की जाए, पूर्व प्रधानमंत्री थे, कल इस्तीफा देते हैं केपी शर्मा ओली। और मुझे लगता है कि अब सेना के हाथ में सारी कमांड आ चुकी है। सेना अब इस पूरे मामले को देखेगी। और सोना लगता है जब सेना के हाथ में कमांड आ जाए, ऐसी परिस्थिति हो, तो सेना का सबसे पहला दायित्व क्या बनता है आपकी नजरों में? मुझे लगता है कि पहले सेना को, जो युवा हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें शांत करना चाहिए। और उसके बाद आगे ये सोचना चाहिए कि अब किसकी सरकार बने, क्योंकि सेना सरकार चलाए ये हजम नहीं होती। पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हाल है। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ और सहमत भी हूँ। और क्योंकि जब सोनाली किसी देश में सेना के पास सत्ता आ जाती है, तो उस समय सेना का सबसे, क्योंकि किसी देश में सेना के पास सत्ता आ जाने का मतलब यही है कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, वरना देश में राजनीतिक एक नेतृत्व होता है। हाँ। और इस समय सेना को ये डिसाइड करना है कि अपने देश को किस दिशा में आपको लेकर जाना है। सबसे पहले युवाओं को समझाना है। हाँ। उसके बाद आंदोलन को शांत करना है, तनाव को कम करना है, और उसके बाद एक राजनीतिक नेतृत्व बिल्ड करना है जो कि नेपाल के विकास को सुनिश्चित करे। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। नेपाल की पूरी यथास्थिति हमने आपके सामने रख दी। नेपाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा, अब स्थिति क्या है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो राजधानी दिल्ली की बात अब करते हैं, क्योंकि दिल्ली वाला रेडियो टीवी है। राजधानी दिल्ली में अब 11 की जगह 13 जिले होंगे। और खबर बड़ी है, सूत्रों के हवाले से है कि सरकार ने 2 नए जिले बढ़ाने का फैसला कर लिया है। नए जिले नगर निगम के जोन की सीमाओं के हिसाब से तय किए जाएंगे, और इससे जिलों की सीमा अब बदल जाएगी। परिसीमन भी नए सिरे से होगा, और कैबिनेट में 2 नए जिलों को लेकर जल्द ही मुहर लग सकती है। सरकार ने प्रशासनिक सुधार और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए फैसला किया है। अभी एक ही जिले में 2 अलग अलग एमसीडी की समस्याएं पड़ती हैं। इससे जिले में एमसीडी को लेकर बात ये होती है कि एमसीडी किसी भी जिले की जिम्मेदार होती है मूलभूत सुविधाओं को लेकर। तो जब
बात होती है 2 जिले अब बढ़ गए हैं, तो एमसीडी के सामने जो समस्या है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि एमसीडी को अब ये देखना होगा कि नए जिलों की जो सीमा है वो क्या होगी। तो एमसीडी के सामने भी आप कह सकते हैं कि चैलेंज रहेगा, एक समस्या के रूप में एमसीडी भी इसे देखेगा और इससे निजात भी पाना पड़ेगा। अब जो एमसीडी की सीमाएं हैं, जिले में 2 अलग अलग एमसीडी की सीमाएं लगती हैं, तो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी सोनाली। और इससे जिले में किसी भी विकास के कार्य को लेकर बात अगर करें तो सीमा विवाद के समन्वय में समस्या आती है, और जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि एमसीडीबी से एक चैलेंज के तौर पर लेगा। और इसी कारण से सरकार ने तय ये किया है कि एमसीडी जोन को जिले में तब्दील किया जाएगा और उसकी मौजूदा सीमा ही जिले की सीमा भी होगी। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि एमसीडी के सामने चैलेंज तो होगा ही सोनाली, और मुझे लगता है कि जब अब 2 जिले बढ़ा दिए जाएंगे उसके हिसाब से मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी, परिसीमन जो है जिलों की जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण होगा। और आपको क्या लगता है कैसा फैसला है ये कि 2 जिले अब बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो 11 जिले हम देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में अब 13 हो जाएंगे, तो आपकी क्या राय है इस पर? मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं सुधार की ज़्यादा वहाँ पर एक दरकार होती है, क्योंकि अब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाएगी। क्योंकि 13 जिले हो गए हैं तो लोग कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं उन्हें ज़्यादा सुधार की वहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि पहले 11 जिले थे, सरकार को 11 जगह मतलब बहुत ज़्यादा करने को जरूरत पड़ती तो थी। है, बिल्कुल। अब 13 है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो पाएगा, उन जिलों में ज्यादा सुधार हो पाएगा। 2 जो और अन्य जिले बड़े हैं वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आगे और काम होगा, और साथ ही साथ ये जो 11 जिले हैं वहां पर बहुत अच्छे तरीके से काम। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया, आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन आसान शब्दों में मैं दर्शकों को एक बार ये बात समझा देता हूँ। मेरी सहयोगी जो सोनाली कह रही है वो बात बिल्कुल ठीक है, और इनके कहने का मतलब ये है बेसिकली कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनाली, हमारे सामने इस समय ये टेबल है, ये टेबल मुझे इस पूरी टेबल को हैंडल करना है, तो इसमें से अगर आधी टेबल आपको दे दी जाए, अगर मेरे हिस्से में केवल मैं आधी टेबल आएगी, मुझे उसे हैंडल करना होगा, तो वो मेरे लिए आसान रहेगा, है कि नहीं? तो अब जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है जहां पर अधिकारी देखते हैं, शासन प्रशासन देखता है, एक अलग नेतृत्व इन दोनों जिलों में हो सकता है कि देखने को मिले, वो बाद की बात है। ये तमाम जो व्यवस्था है वो निर्धारित समय के साथ साथ की जाएंगी, तो एक व्यवस्था को बनाने में एक आसानी होगी। जो क्षेत्र बड़े हैं हो सकता है कि वहां से 2 जिले, और ये भी देखने की बात है, ये अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, फिलहाल खबर सूत्रों के हवाले से जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक देखने को मिलेगा कि जो 2 अलग जिले बनाए जाएंगे वहां के लोगों को हो सकता है कि सुविधाओं में लाभ मिले, एक अलग नेतृत्व शासनिक प्रशासनिक स्तर पर यहां पर सरकार की तरफ से हो सकता है कि आने वाले समय में दिया जाए। तो खबरों में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 2 संभावित जिलों की जानकारी हमने आपको दी कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर हो सकता है आने वाले समय में से देखने को मिल जाए। तो दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर आप आज जानकारी ले लीजिए, क्योंकि 9 बजे का समय एक ऐसा समय जब दिल्ली का कॉर्पोरेट सेक्टर उठता है अपने घरों से और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है। मौसम को लेकर आज हम आपको बताएंगे मौसम के बदलाव की जानकारी जो बीते एक हफ्ते में हमने महसूस किए हैं। जी हाँ, अब बीते कुछ दिनों से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन पिछले 2 दिन से मुझे लगता है कि मानसून दगा दे रहा है। लगातार बारिश की चेतावनी दिखाई देती है। सुबह हम दर्शकों को बताते भी हैं कि बारिश होगी, और भाई बारिश होती नहीं है बल्कि धूप निकल जाती है। मौसम विभाग की चेतावनी जो बारिश को लेकर देखने मिलती है, अलर्ट्स जो देखने को मिलते हैं, वो तक गलत साबित हो रहे हैं। बताइए, अब 1 सितंबर से 8 सितंबर तक अब दिल्ली वालों ने लगातार झमाझम बारिश देखी है। अब ऐसे हम बात अगर करें तो नतीजा ये हुआ कि राजधानी की कई सड़कों पर दरारें आ गई, जल भराव हुआ, गाड़ियां जाम हो गई, फंस गई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ, और इतनी तेज बारिश हुई कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली जो यमुना है, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को ऊपर पार करते हुए ऊपर बढ़ गया। बिल्कुल, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश का दौर थम चुका है, यमुना का जलस्तर भी तेजी से घट रहा है और राजधानी एक बार फिर से सामान्य स्थिति की तरफ लौट रही है। लेकिन अब एक नई परेशानी शुरू हो गई है, वो है उमस भरी गर्मी। बिल्कुल सोनाली, और ये तो बिल्कुल सही बात आपने की। उमस भरी गर्मी तो एक बड़ी समस्या है। कल रात के समय एसी चलाने के बावजूद भी कोई एहसास नहीं हुआ कि एसी चल रहा है, उमस इतनी बढ़ चुकी है। और ऐसे में एक और समस्या देखने को मिल जाती है सोनाली, जब उमस होती है ना एनवायरनमेंट में, तो आपका एसी खराब भी हो जाता है।
एसी में गैस लीकेज जो तमाम तरीके की परेशानी होती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भाई चलिए ठीक है आज गर्मी है तो एसी चला लेते, पता लगता है कि एसी में गैस ही नहीं है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है? बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जब हम सर्दियों से निकलकर गर्मी की तरफ आते हैं तब मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। उस समय तो खैर सभी सर्विस कराते हैं, मुझे लगता है आप सर्विस नहीं कराती होंगी इसलिए आपके साथ ये कंडीशन बनती है। मैं करवाती हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसा क्या है हर बार की कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही सर्विस कर देती हूँ ऐसी की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये तो बात है, लेकिन अब बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो वो ज्यादा तेज और चुभने वाला लगता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम हैं या फिर आप हैं, क्योंकि आप दिल्ली वाले हैं और अगर नहीं भी है तो एनसीआर वाले होंगे, दिल्ली कैपिटल रीजन। तो अब ऐसे में बात अगर करें तो अब ये जो सूरज निकल रहा है ना बारिश के बाद, ये बड़ा चुभता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा मौसम सुहाना, आसमान में घटाएं, काले बादल और बड़ा रोमांचक मौसम देखने को मिलता है कि कब बारिश हो जाए, एक चैलेंजिंग बारिश को एंजॉय भी करते हैं लोग। लेकिन उसके बाद जो ऐसे ही सूर्य निकला, भाई साहब धूप इतनी चमचमाती निकली कि ये लोगों को चुभने लगी। और सर्दी में इस धूप का दीदार लोग बड़े खुश होकर करते हैं सोनाली, मुझे तो समझ नहीं आता कि अब धूप निकल रही है, इतनी चुभ रही है लोगों को, और ये इस समय दिल्ली में हो रहा है। हम इस चीज को देख रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। सूरज मानो आग बरसा रहा है और लोगों को पसीने से तरबतर कर रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में न तो कोई बारिश की संभावना है और न ही मौसम में कोई खास राहत दिखाई दे रही है। तो 10 सितंबर से 15 सितंबर तक दिल्ली का मौसम बिल्कुल सूखा रहने वाला है। उमस भरी गर्मी जरूर देखने को मिलेगी और इस दौरान बारिश नहीं होगी, ये चेतावनी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश का अलर्ट तो था, लेकिन वो अब देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि मौसम, ये हास्यास्पद तौर पर मैं कह रहा हूँ बेसिकली, कि इसके बाद मुझे लगता है मौसम विभाग ने सोचा कि बारिश तो हो नहीं रही, तो चलिए ठीक है बारिश नहीं हो रही, आने वाले 4 दिनों में बारिश नहीं होगी, आसमान साफ रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हल्के फुल्के बादल दिख सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। क्या असर होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। इसका सीधा असर ये होगा कि दिन में गर्मी और उमस दोनों बढ़ेगी। सुबह से लेकर के दोपहर और फिर शाम तक लोग चिपचिपी और भारी गर्मी का सामना करेंगे और इससे लोग परेशान भी रहेंगे। देखिए परेशानी तो होती है। तो यहाँ पर बच्चों, बुजुर्गों और साथ ही बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो मौसम होता है जिस समय बीमारियां भी अपने चरम पर होती हैं। तो अपने आसपास जो है वो पानी का ध्यान रखें, साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसमें डेंगू का मच्छर पनपता है। अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, और अगर आपकी साफ सफाई की आदत नहीं है तो आप कम से कम इतना बजट आप रखें, हॉस्पिटल में जाए तो दिक्कत ना हो। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, समय की कमी। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।